दो शेयर एक बार और देख लें। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक तो टाइम टेक्नोप्लास्ट है, दूसरा एसएल इन्फो है। आप इन दोनों शेयर्स के अंदर देखें, एकाएक अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है एसएल इन्फो और टाइम टेक्नोप्लास्ट। इस समय 5.5 रुपये की बढ़त के साथ ये ट्रेड करा, परसेंटेज में 6% है और एसएल इन्फो भी एक अच्छा खासी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आप इन दोनों शेयर्स को ट्रैक करते हैं क्या? इनमें एक मोमेंटम आया है, टाइम टेक्नोप्लास्ट और एसएल इन्फो। देखिए, टाइम टेक्नो की अगर बात करूँ तो प्लास्टिक वगैरह में कंपनी है और मुझे लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जो भी प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और हमारा खुद का अनुमान ये है कि 120-125 रुपये का टारगेट आने वाले 1.5 साल में इसका हो सकता है। जहाँ तक HCL इन्फो की सवाल है, नंबर उतने एक्साइटिंग नहीं है। अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही लॉस ही आता है। इस तिमाही में टॉप लाइन में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। ये कुछ फ़ोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में है जिसके कारण से टॉप लाइन के नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं बट बॉटम लाइन में कुछ खास हो रहा नहीं है। और इस नोटबंदी के बाद जिस तरीके का स्लो डाउन खास करके स्मार्टफोन सेगमेंट में देखा गया है तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट इनकी टॉप लाइन पे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। अभी जिस तरीके की बढ़त बना रहा है वो एक तरीके से मोमेंटम प्ले हो रहा है, फंडामेंटल ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि जिसको ट्रेड करना हो वो इसमें 50-51 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और कैरी कर ले इस ट्रेड को। फंडामेंटली इसमें निवेश की सलाह नहीं रहेगी, सिर्फ ट्रेडिंग की सलाह है। जी, तो आपको राय दी गई है HCL इन्फो को लेकर, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग की सलाह ही यहाँ पर है कि फंडामेंटल जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एटलीस्ट नहीं है। 5% ऊपर हालांकि शेयर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा अब कुछ और शेयरों ने लड़ा तो सन फार्मा एडवांस, ये भी एक और ऐसा नाम है जिसमें तेज़ी का एक देखी गई है। सन फार्मा एडवांस 335-36 के स्तरों पर आ चुका है, करीब 1.5% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिले। सन फार्मा हालांकि डेलो पर है लेकिन सन फार्मा एडवांस के अंदर खरीदारी आ रही है। सन फार्मा 711 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है लेकिन सन फार्मा एडवांस करीब 336-37 के स्तरों पर कामकाज करते थे। सुमित, असल में फार्मा में कुछ बाइंग आ रही है, शायद आपके पास खबर भी है। खबर इसमें एक्चुअली ये है कि इनका जो टेक्निकल बोर्ड है उसने सुझाव दिया है कि जो लाइसेंस है वो अब आपको एक टाइम का कर देना चाहिए। ये सुझाव अभी माने नहीं गए हैं। उनका मानना है कि वन टाइम लाइसेंसिंग फीस लाइसेंस हो जाना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के लिए है, ताकि इसको बार बार ना बदलना पड़े। और जिन दवाओं में जोखिम ज़्यादा है आप वहाँ पे अगर कुछ करना चाहें इंस्पेक्शन तो एनुअल इंस्पेक्शन कर दीजिए। ये पहले से तय हो जाए कि इसकी सालाना इंस्पेक्शन होगी और जो लाइसेंस है वो अब एक बार के लिए ही दे देना चाहिए, वन टाइम लाइसेंस देना चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो न्यू ड्रग की डेफिनेशन है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। उसमें ये होगा कि अभी 4 साल का टाइम होता है न्यू ड्रग को जिसको समझा जाता है, लेकिन वो डेफिनेशन के हिसाब से न्यू ड्रग कम से कम 10 साल की अवधि के लिए चल पाएगी क्योंकि कंपनीज R&D पे काफ़ी पैसा खर्च करती हैं। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सुझाव के तौर पर टेक्निकल बोर्ड ने दिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्मेटिक जो कि फार्मा कंपनीज के बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाता है उसको लेकर आपको जो नियम है, कानून है, वो ऑल टुगेदर अलग कर देने चाहिए। फार्मा कंपनीज का कॉस्मेटिक से कुछ लेना देना ना हो, अगर होता भी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल टुगेदर होने चाहिए। 3 टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का सुझाव है। शायद एक बड़ी वजह है कि फार्मा में जो रिसर्च से जुड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। इस स्पाइक की अभी आप बात भी कर रहे थे, ये का एक काफ़ी तेज़ी से इसलिए ऊपर आ रहा है। अगर ये सुझाव मान लिए जाते हैं तो उन कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होगा जो रिसर्च के बिजनेस में है, न्यू दवाइयाँ डेवलप करके फटाफट मार्केट के अंदर रेगुलेट करती हैं, तो इसको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जी राजेश, फार्मा स्पेस में कोई पर्टिकुलर शेयर जो आपको लगता है कि इसमें अभी भी वैल्यू आ गई है, हायर करेक्शन दिखा गया है, अच्छे दाम पर है, कोई शेयर ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, पूरे फार्मा स्पेस में ही हमें लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि डॉलर में जिस तरह की तेज़ी देखी गई है 68 रुपये के आसपास, और चूंकि कई कंपनियों के एक्सपोर्ट्स होते हैं मुझे लगता है वहाँ पे उनको एक अच्छा बेनिफिट होगा। अगर निवेश की सलाह देनी हो तो मैं समझता हूँ सेकेंड रैंक में कुछ एक कंपनियाँ हैं जैसे लुपिन है, इप्का है, ग्लेनमार्क है, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रही है। इवन वॉकहार्ड कट के बाद वहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखा जा सकता है, लेकिन वॉकहार्ड में मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर खबरों में रहता है और ऊपर नीचे की ट्रेंड चलते रहते हैं, तो जब कट आना चालू हो उस टाइम में निवेश करें तो बेहतर होगा। जी, चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक नरेंद्र का सवाल आया विजयपुर से। सवाल है श्री रेणुका शुगर को लेकर। करीब 1000 शेयर हैं और 76 रुपये के भाव पे खरीदारी है। क्या राय रखते हैं आप सुमित, रेणुका शुगर को लेकर 1000 शेयर हैं 76 रुपये के दाम पर, क्या कर सकते हैं? काफ़ी पुरानी खरीद है। जी बिल्कुल, इनकी खरीद बहुत पुरानी होगी क्योंकि स्टॉक ने बाकी शुगर स्टॉक ने जिस तरह का मोमेंट दिखाया उस तरह का
मूवमेंट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिला है। बट ठीक है, एक बार शुगर स्टॉक्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनमें और तेजी बन सकती है। तो रेणुका के अंदर भी एक बार के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। मैं इनको इसके अंदर एक लेवल सजेस्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता जिस तरह के प्लेयर है, जिस तरह से इन्होंने होल्ड करके रखा है, ये स्टॉप लॉस से निकलना पसंद करेंगे। बट फिर भी ट्रेंड और लेवल्स बताना जरूरी है। 12 रुपए, 12.5 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। जब तक ये ऊपर के अंदर 18 से 20 रुपए का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक कोई फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश तेजी, फ्रेश बिल्डअप देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इसकी शॉर्ट टर्म रेंज बनी हुई है 13 रुपए नीचे में और ऊपर में 17-18 रुपए में। मेन मोमेंटम इसका स्टार्ट होगा 18 से 20 रुपए ब्रेक होने के बाद ही, उसके बाद ही ये स्टॉक कोई बड़ी तेजी दिखाएगा। तो फिलहाल एक बार शॉर्ट टर्म में कोई अच्छी तेजी की उम्मीद ना करें। इसी रेंज में ये स्टॉक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने आपको IDFC बैंक के बारे में बताया था, लेकिन IDFC AMCs ने भी एक नया फंड लॉन्च किया है। IDFC बैलेंस फंड लॉन्च कर दिया है। इस फंड में लगाए गए पैसे का 60% हिस्सा इक्विटी और 40% हिस्सा डेट में लगाया जाएगा। IDFC ने इस फंड को खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए लाया है जो कि कम जोखिम लेना चाहते हैं। निवेशकों को कम से कम 5,000 रुपये की रकम के साथ निवेश करना होगा। निवेशक 1,000 रुपये की SIP की शुरुआत भी कर सकता है। प्लान में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट प्लान में ग्राहकों को फंड मैनेजमेंट चार्ज में राहत मिल जाएगी। साल भर से पहले प्लान को रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड लागू होगा। फंड की और डिटेल्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ IDFC AMCs के CEO मिस्टर विशाल कपूर जुड़े हैं। विशाल जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। IDFCs के मुझे अभी जो फंड लेके आई है सर, इसमें RBI की पॉलिसीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है कि आगे चल के रेट कट्स हमको मिलने वाले हैं और इसका फंड को बेनिफिट मिलेगा? सो लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम अगर एक्सपेक्टेड है तो वो तो स्ट्रक्चरल है। थोड़ा रेट कट एक्सपेक्टेड है कल, बट उसके बावजूद इसमें अगर आप बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करें तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में फिर भी अभी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ऑन अ रिलेटिव और अ कंपैरेटिव बेसिस फिक्स्ड इनकम फंड्स अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। जी मिस्टर कपूर, डीमोनेटाइजेशन एक और बड़ा मूव है जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिया, बोल्ड स्टेप है। किन किन सेक्टर्स पे या किस तरह से इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आप आता हुआ देख रहे हैं? सो अभी तो डेटा अभी भी आ ही रहा है, बट जो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो इमीडिएट कंजम्पशन है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कैश की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट दिस इज़ ऑल नियर टर्म। स्ट्रक्चरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चरली आई थिंक जो कंजम्पशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन है वगैरह, दे शुड बी एबल टू बाउंस बैक। जैसे जैसे करेंसी अब वापस सर्कुलेशन में आती है, जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होती हैं, दे शुड होपफुली बाउंस बैक। बट इससे अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी आएगी, बिकॉज स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री की ग्रोथ के लिए उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर कपूर। पहले तो नए फंड्स के लिए आपको बधाई, और ये बताने के लिए कि थोड़ा रिस्क कम होगा इस फंड में, तो एक बार आप इसमें भी कैलकुलेशंस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SMS के जरिए हमको सवाल मिला है सरोज का मुंबई से। एशियन पेंट्स में 2000 शेयर है, 927 की इनकी खरीद रेट है। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या? एशियन पेंट्स कल ये चल रहा था, आज ये टूट रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मार्केट वॉलेटाइल है और उस हिसाब से ये भी साथ में ही चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी मध्यम अवधि लूं तो मुझे लगता है स्टॉक थोड़े दबाव में रहेगा। क्यों? एक तो वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, दूसरे अगर देखें तो क्रूड प्राइसेस 16 महीने के हाई पे चल रहे हैं, तीसरे डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो रेनोवेशन के या रंग पोताई के काम जो घरों में हो रहे थे वहाँ पर थोड़ी सी कटौती होगी, जिसका खामियाजा पेंट्स पूरे सेक्टर को ही झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे जहाँ भी मौका लगे निकल जाने की सलाह रहेगी। जी, तो आपको राय दी गई है एशियन पेंट संदर्भ में, और स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के लिए संदर्भ में भी यहाँ पर आपको चीज़ें ऐड की गई हैं। एक सवाल महेश का है, लखनऊ से पूछा गया है अशोक लेलैंड को लेकर। रादर हमारे साथ मौजूद भी है महेश। महेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, महेश से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। संजय से लेकिन संपर्क हो गया। संजय हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। संजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है, पूछिए। सर, मुझे पूछना था कि जय भारत मारुति ऑटो एंसिलरीज में मैंने उसमें 335 के भाव से 50 शेयर्स खरीदे हुए। ओके, तो 3-6 मंथ का हॉरिजॉन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संजय जी, एक बड़ा रनअप इसमें ऑलरेडी देखा गया है।
जय भारत मारुति में, आपको लगता है नहीं आपने थोड़ा हायर एंड पे लिया हुआ है? हाँ संजय जी। नहीं, एक्चुअली मैं 150 से उसको देख रहा था, तो बाद में एट लास्ट मैंने 335 पे मैंने परचेज किया। लेकिन संजय जी 150 रुपए से आप देखते देखते 335 तक आपने जाके लिया, बहुत लेट डिसीजन नहीं है? एक्चुअली मैं बहुत ये श्योर नहीं था उसके ऊपर, बट आफ्टरवर्ड्स मैंने लिया। अभी जस्ट वो मार्केट गिरने की वजह से वो नीचे आया है जी। नहीं, कंपनी अच्छी है, अच्छा कामकाज कर भी रही है। सुमित क्या राय रखते हैं आप? जय भारत मारुति पे 100 शेयर हैं, 335 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 310 का मौजूदा स्तर है, एक बड़ा रनअप दिखा चुका है, लेकिन अभी भी स्टेबलाइज हो रहा है शेयर इन लेवल्स पर भी। आपकी राय क्या कहती है? देखिए, स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है, और पिछले अगर हम कुछ हफ्तों का मूव देखेंगे तो स्टॉक ने एक रैली दिखाई है, वन वे रैली, जिसके अंदर स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। आई थिंक अभी ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड घूमे थोड़े दिनों के लिए, बट इसमें थोड़ा सा होराइजन लंबा रख के अगर होल्ड करेंगे स्टॉक को, तो ये स्टॉक में आने वाले दिनों में रिटर्न मिल सकता है। इमीडिएटली 310 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, ऊपर में स्टॉक 320 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 360 से 370 तक का मूव दिखाएगा। उस केस में इनको इनकी जो खरीदी है उसके ऊपर इनको बिल्कुल रिटर्न मिल जाएगा। 335 के आसपास इनकी खरीदी है। फिलहाल इस स्टॉक को होल्ड करें, ये स्टॉक में वीकनेस स्टार्ट होगी अगर ये स्टॉक नीचे में 260 265 के नीचे क्लोजिंग देने में स्टार्ट होता है। तो जब तक ये उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे ट्रेड करेगा, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो आगे कुछ महीनों में इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, राज हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से अपना सवाल पूछने के लिए। राज नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार जी। जी नमस्ते, सर मैंने डिस्काउंट फार्मा लिया हुआ है सर, 200 शेयर्स 239 की प्राइस पे। ठीक है, 200 शेयर 240 का रेट है सर। क्या जानना चाहते हैं आप, ये और बता दीजिए। सर शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक्चुअली इसको रखना चाहिए या क्या है, क्योंकि आजकल नीचे चल रहा है ना मार्केट। ठीक है, पूछ लेते हैं। राजेश, आपने सवाल सुन लिया होगा, आपके सुझाव। देखिए, डिशमैन फार्मा की अगर बात करूं, लंबी अवधि में स्टॉक बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। विटामिन डी में जिसमें ये कामकाज कर रहे हैं और जो एक्सपेंशन ये किए हैं उसे देखते हुए हमारा अनुमान 300 रुपये के आसपास का है आने वाले साल भर में। बच्चों के इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म का, तो मैं कहूँगा 224 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें ट्रेड को। जी, तो आपको राय दी गई है डिशमैन फार्मा के संदर्भ में। करीब 243 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। बातचीत करते हैं सत्या से, ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद है। सत्या जी नमस्कार। सत्या, आप सुन पा रहे हैं? सत्या, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल यस बैंक पर था। एक लॉट इन्होंने लिया हुआ है 1160 का। क्या राय रखते हैं सुमित? अब 1160 पे इन्होंने शायद एक लॉट लिया हुआ है, लॉन्ग कर रखा है अपनी पोजीशंस को। 1184 का मौजूदा स्तर है, मुनाफे में तो है ये, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसी महीने का कि नेक्स्ट मंथ का है। आपकी राय कहती है यस बैंक पर? आई थिंक थोड़ा सा ऊपरी मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक 1200-1210 के लेवल्स दिखा सकता है। इमीडिएटली ये स्टॉक अगर ये एफ&ओ में इन्होंने ले रखा है तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ। 1175 का ट्रेलिंग एसएल लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। अभी 1184-1185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1175 का ट्रेलिंग एसएल लगा के पोजीशंस को होल्ड करें और 1200-1210 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लें।